Hello class. Now class, we are done with 4 lectures of rotational motion, and in the 4th lecture we have discussed about parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. Then by the use of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, we have calculated moment of inertia for different bodies, and in different bodies we have covered ring, disc, thin rod, hollow sphere and solid sphere. सो इतने केसेस हमने डिस्कस कर लिए. सो रिंग के लिए हमने 4 डिफरेंट केसेस स्टडी किए थे. सेम गोज फॉर डिस्क, फॉर थिन रॉड, हॉलो स्पीयर एंड सॉलिड स्पीयर हमने 2 केस कंसिडर किए थे. सो 16 केसेस वी हैव डन फॉर डिफरेंट बॉडीज हैविंग डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड वी हैव कैलकुलेटेड अ वैल्यू. आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया है and you are clear with the things. Now see class, moving on, starting with today's part. Now see, last time हमने जो bodies discuss किए थे उसके साथ हमको कुछ और bodies का भी moment of inertia find out करना है. So today we will complete the remaining bodies. Now the very first body which we are going to discuss today is hollow cylinder. So next is we are going to discuss about hollow cylinder. अब सी hollow cylinder के लिए भी there are 4 cases हैं, so अंडरस्टैंड करना. चलो सबसे पहला केस क्या होगा, जो उसका नेचुरल एक्सिस वाला है वो वाला. सो फर्स्ट इज पासिंग थ्रू center of mass, passing through center of mass and along geometrical axis, passing through center of mass and along geometrical axis. अब क्लास अंडरस्टैंड करना. सो यहाँ पे कैन आई से फॉर दिस पर्टिकुलर, ये जो सर्कुलर एरिया है ये उसका सेंटर होगा, यहाँ पे भी ये सेंटर होगा एंड इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा ना, सेंटर पे ऐसा. सो दिस इज सेंटर ऑफ मास फॉर द हॉलो सिलेंडर. असी क्लास ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तो हमने कंसिडर कर लिया है. कैन आई से यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी रेडियस आर, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. सो दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज लेंथ, ये जो होगा ये लेंथ होगा L. दिस इज गोइंग टू बी लेंथ L लाइक दिस. सो ये L होगा. नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या कहा है कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस. सी कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेंडर का अगर मैं ऐसा सिलेंडर कंसिडर करता हूं, सो फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेंडर व्हाट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस. सो उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये होता है लाइक दिस, ये उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड वर्टिकल है, ये हमने वर्टिकली कंसिडर किया सिलेंडर को. सो ऐसे पास होगा, उसके सेंटर से एक लाइन फॉर्म करेगा. सो इसको हम क्या कहेंगे, उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस. सो हमने क्या कहा है, फर्स्ट एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस. सो कैन आई से एक्सिस यहाँ पे ऐसे पास होगा लाइक दिस, इट इज पासिंग लाइक दिस, ऐसा. यहाँ पे दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन और यही क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है. और वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सिस. सो कहना ऐसे अगर ये सिलेंडर है, सो ये अगर एक्सिस है तो ऐसे रोटेट करेगा ना, इट विल रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट करेगा. यस और नो. सो ऐसा इसका रोटेशनल मोशन होगा. सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. सो क्लास अगर आपको याद होगा इन द 3rd लेक्चर मैंने डिस्कस किया था
कि अभी हम ये हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं अलोंग इट्स नेचुरल एक्सिस। सो अगर आपको याद हो, अगर आप ये हॉलो सिलेंडर को ऑब्जर्व करते हो, सो हमें क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये जो हॉलो सिलेंडर है ये किसके सिमिलर है? कैन आई से, जब ये पर्टिकुलर केस में कंसिडर कर रहा हूं, फॉर दिस पर्टिकुलर केस कैन आई से इट इज सिमिलर टू अ रिंग। ये किसके सिमिलर है? इट इज सिमिलर टू अ रिंग, है ना? ये रिंग की तरह है ना, सिर्फ इसका ऐसा कह सकते हो कि थिकनेस ज्यादा है, यस और नो, इसका विड्थ ज्यादा है। आप अगर एक रिंग को कंसिडर करते हो, सो रिंग कुछ ऐसा होगा ना, लाइक दिस, ऐसा कुछ अगर कंसिडर किया तो सो रिंग का ऐसा थिकनेस है। सो कैन ऐसा भी इसका थिकनेस बढ़ा दिया अगर मैंने, सो वो हॉलो सिलेंडर ही बन जाएगा ना, यस और नो? सो ऐसा कह सकता हूं कि मास ज्यादा होगा, इसका थिकनेस ज्यादा होगा, बट कैन आई से इट इज बिहेविंग एज अ रिंग। समझ में आ रहा है क्लास? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिंग की तरह। अगर इसका एक पार्ट ऐसा कट किया, ऐसा कट कर दिया, सो मैंने क्या किया, उसका थिकनेस कम कर दिया है। सो मैंने थिकनेस कम किया तो आपको क्या दिखेगा? इसकी तरह ना, सो रिंग दिखेगा आपको। सो कैन ऐसे कट करने पे आई एम रिड्यूसिंग द थिकनेस, बट है तो वो सेम ही ना। सो यहां पे जब थिकनेस ज्यादा है फिर भी तो मैं उसको रिंग कह सकता हूं। डू यू गेट माई पॉइंट? सो जब ये वाला केस ले रहा हूं, सो मुझे क्या समझ रहा है, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग हियर, कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस कैन आई से दिस पर्टिकुलर हॉलो सिलेंडर इज सिमिलर टू अ रिंग। ये वाला केस के लिए हॉलो सिलेंडर इज सिमिलर टू अ रिंग, एंड इफ इट इज सिमिलर टू अ रिंग, वी नो ना फॉर अ रिंग moment of inertia for an axis passing through center of mass and perpendicular to axis of rotation, sorry, perpendicular to plane of rotation, for an axis passing through center of mass and perpendicular to plane of rotation। बोलो moment of inertia कितना होता है रिंग का? Can I say it is IC is mr square। तो ये सेम केस तो है। मैंने रिंग के लिए क्या कहा? फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। यहाँ पे भी कहाँ से पास हो रहा है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये ऐसे रोटेट करेगा और एक्सिस ऐसा है, बोला एंगल कितना 90, तो सेम ही हुआ ना। सो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? mr स्क्वायर। सो ये आपके माइंड में बिठा लो कि हॉलो सिलेंडर फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होगा, सो वहां पे ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या लो, वो किसकी तरह बिहेव करता है? रिंग की तरह। सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिमिलर टू अ रिंग। सो बोलो अभी इसका भी इफ आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, सो कैन आई से के क्या होगा? इट विल बी रूट ऑफ आई बाई एम, इफ यू रिमेंबर। बोलो सो रूट ऑफ दिस विल बी एम आर स्क्वेयर अपॉन एम, एम विल कैंसिल आउट, कैन आई से के इज इक्वल टू आर। जैसा रिंग का आया वैसे ही आएगा, तो रिंग का भी तो यही था। और के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 1। दिस इज द केस, इट विल बी लाइक दिस। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सो दिस इज फॉर द नेचुरल एक्सिस। आई होप ये क्लियर है आपको। चलो सेकेंड केस सॉल्व करते हैं। फॉर द सेकेंड केस, नाउ लेट मी कंसिडर द एक्सिस। The axis is passing through, या तो passing along tangent, passing along tangent to the hollow cylinder, passing along the tangent to the hollow cylinder, and perpendicular to plane of rotation, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। तो जैसा हमने रिंग के लिए कंसिडर किया था ना, वैसा ही है। सो सबसे पहले एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से। इट इज पासिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, लाइक दिस हियर, ऐसा पास हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट एक्सिस ना, नेचुरल एक्सिस। सो यहाँ पे इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आईसी है। बोलो नेक्स्ट में क्या कंसिडर करूँगा यहाँ पे? कैन आई विल कंसिडर नाउ द नेक्स्ट एक्सिस पासिंग अलॉन्ग टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर, पासिंग अलॉन्ग द टेंजेंट टू द हॉलो सिलेंडर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। तो प्लेन ऑफ रोटेशन ऐसा है। सो बोलो टेंजेंट कैसे पास होगा? ऐसा ना, लाइक दिस, दिस इज द टेंजेंट, यस और नो?
सो प्लेन ऑफ रोटेशन ऐसा है, टेंजेंट ऐसा है, बोलो कैसा है, परपेंडिकुलर है। सो बोलो इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई नॉट ना। सो कैन आई से सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, कैन आई से दिस पर्टिकुलर एक्सिस, न्यू एक्सिस इज पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड कैन आई से दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, आर। सो बोलो अभी कौन सा थियरम यहाँ पे अप्लाई होगा, अब आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। सो कैन आई से आई विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थियरम। सो कैन आई से आई सी विल बी इक्वल टू आई नॉट प्लस एम एच स्क्वेयर। सो बोलो आई सी क्या होगा, ओ सॉरी, आई नॉट विल बी इक्वल टू IC plus mh square. This is the actual parallel axis theorem. So I naught is IC plus mh square. So can I say I naught will be IC कितना है? Can I say IC is this ना? Natural axis के लिए. So this is mr square. Plus बोलो what is the distance here? R ना? So mr square. So I naught will be what? 2mr square. I naught will be what? 2mr square. नेक्स्ट क्लास ये हमको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो व्हाट विल बी के इज रूट ऑफ आई बाई एम। सो आई जो होगा वो होगा 2mr स्क्वेयर। सो कैन आई से यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगा इट इज गोइंग टू बी रूट 2r, दिस विल बी द केस, एंड कैन आई से के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर विल बी 2, दिस इज के। सो के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इज 2, दिस इज द केस लाइक दिस। चलो सो ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया। नेक्स्ट अभी थर्ड केस, थर्ड एंड फोर्थ केस। अब अंडरस्टैंड करना थर्ड केस में क्या होगा। अभी हमने सिलेंडर का पोजीशन चेंज कर दिया है, वी हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द सिलेंडर। सो अब कैन आई से उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या होगा, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस तो यही है, लाइक दिस इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। मैंने सिलेंडर का पोजीशन ऐसा कर दिया है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, सो उसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगा वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना ऐसा। सो ये उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस है ऐसा, लाइक दिस इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। नेक्स्ट इज नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर केस हमारा एक्सिस कैसा होगा। सो एक्सिस इज going to pass through, it is passing through center of mass and perpendicular to geometrical axis. It is passing through center of mass and perpendicular to geometrical axis. So see यहाँ पे ये केस कैसा होगा अभी। Can I say this is the center of mass, this is the geometrical axis. So can I say our axis of rotation now is passing through center of mass and perpendicular to geometrical axis. So something like this, ऐसा होगा। This will be the axis of rotation like this. So can I say पहले वो ऐसे रोटेट कर रहा था like this, अभी यहाँ पे उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, अब वो ऐसे रोटेट करेगा। सो अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो if I calculate a moment of inertia here, can I say जो हमारा ये वाला एक्सिस है वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना। सो इफ आई ऑब्जर्व दिस, कैन आई से यहाँ पे अगर मैं ये सर्कुलर एरिया ड्रॉ करता हूँ ऐसा, सो कैन आई से नाउ इफ आई ऑब्जर्व दिस hollow cylinder, can I say in this particular position the hollow cylinder is combination of a ring plus thin rod. It is combination of ring plus rod. किस तरीके से, कैन आई से यहाँ पे इफ आई सी इट वर्टिकली, कैन आई से वर्टिकली मुझे क्या दिख रहा है, रिंग ना। और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व करता हूँ, सिर्फ इतना सा पार्ट कंसिडर करता हूँ, सो कैन आई से क्या बन जाएगा, रॉड। समथिंग लाइक दिस है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ किया इसको, सो कैन आई से यहाँ पे ये रिंग है, दिस इज रिंग वर्टिकली, एंड अगर मैं उसको ऐसे कट करता हूँ, सो कैन आई से क्या होगा, रॉड।
सो कैन आई से पूरा मिलके वो क्या बन रहा है, रॉड प्लस रिंग. सो हॉरिजॉन्टली वो क्या है, रॉड है, वर्टिकली क्या है, रिंग है. सो कैन आई से इट इज रॉड प्लस रिंग. सो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो कैन आई से यहाँ पे इफ आई राइट आई सी, सो आई सी विल बी, सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट रिंग, बोलो रिंग के लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसा पास हो रहा है. कैन आई से फॉर द रिंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन इज पासिंग अलॉन्ग द डायमीटर ना, ऐसे पास हो रहा है ना, ऐसे. सो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, सो कैन आई से ऐसे पास हो रहा है. सो इट इज पासिंग अलॉन्ग द डायमीटर, एंड फॉर अलॉन्ग द डायमीटर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कैन आई से इट इज mr²/2 प्लस इफ आई टॉक अबाउट द रॉड, सो रॉड के लिए सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऐसे ही पास हो रहा है. सो अगर वो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो कैन आई से फॉर द रॉड ऑल्सो इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. सो कैन आई से फॉर द रॉड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन एंड इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सो बोलो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट विल बी ml²/12. सो इसके लिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2 प्लस ml²/12. सो रिंग प्लस रॉड आपको याद रखना है. सो दिस इज द रिंग ऐसा और ये रॉड. सो इस तरीके से होगा ये. सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सिलेंडर फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस. आई होप क्लास दिस इज क्लियर विथ यू. नेक्स्ट क्लास we talk about the fourth case, and in the fourth case अभी अंडरस्टैंड करना एक्सिस कहाँ से पास होगा. सो एक्सिस इज गोइंग टू पास थ्रू, इट इज पासिंग along a tangent to the hollow cylinder. It is passing along a tangent to the hollow cylinder and perpendicular to geometrical axis. It is passing along a tangent to the hollow cylinder and perpendicular to geometrical axis. So class अभी geometrical axis यहाँ पे क्या है, this is the geometrical axis. अभी आपको समझ में आना चाहिए ये सब. ये आप खुद से भी थोड़ा ट्राई कर सकते हो. यू कैन पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट बाय योर ओन. आपको समझेगा, आंसर आएगा तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इसको लेके. सो इफ आई कंसिडर हियर इफ दिस इज द ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस है लाइक दिस, एंड इफ दिस इज द सेंटर ऑफ मास, सो बोलो उसका ओरिजिनल एक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर केस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से ना. सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला हर एक एक्सेस उसका नेचुरल एक्सेस होता है. सो ये इस तरीके से होगा ऐसा लाइक दिस, ये उसका नेचुरल एक्सेस है. सो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लूंगा, IC. नेक्स्ट इज अभी यहाँ पे आई वॉन्ट टू पास अ टेंजेंट. मेरा एक्सेस कहाँ से पास होगा, it is passing along a tangent to the hollow cylinder and perpendicular to geometrical axis. So देखो ऐसा tangent to the hollow cylinder मतलब क्या है, ऐसा ऐसा इस तरीके से, and वो क्या होगा, it is going to be perpendicular to geometrical axis. So can I say it is passing along a tangent axis and it is perpendicular to geometrical axis ऐसा. So यहाँ पे can I say यहाँ पे इसके along जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, I0 ना. सो नाउ अभी आपको समझना चाहिए ये, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना. ये जो हमारा न्यू एक्सिस है, इट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कैन आई से इसका लेंथ कितना है, L ना. द लेंथ इज L, हमने L तो लिया है यहाँ पे, दिस इज द लेंथ L, यहाँ पे भी लेंथ L है, ये आपको समझना चाहिए. सो कैन आई से ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैन आई से इट इज L/2, इट इज L/2. सो बोलो क्लास दोनों एक्सिस कैसा है, पैरेलल है. और वो जो पैरेलल
ये जो नया एक्सिस है, न्यू एक्सिस इज पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस ना, दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दे आर सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बोलो कौन सा थियरम? पैरेलल एक्सिस थियरम. सो बाय पैरेलल एक्सिस थियरम, so can I say I naught will be IC plus MH square. So I naught is, अभी अंडरस्टैंड करना, बोलो IC कितना है? What is the IC? MR square by 2 plus ML square by 12. So बोलो प्लस ML square by 4 हो जाएगा ये. So can I say I naught will be MR square by 2 plus, can I say this is going to be ML square by 3. This is going to be ML square by 3. अब देखो ML square by 3 है. अगर आपको थिन रॉड याद हो, सो थिन रॉड के वन एंड से जब एक्सिस पास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ML square by 3. सो देखो ना क्लास, यहाँ पे जो IC है MR square प्लस ML square by 12, MR square by 2 प्लस ML square by 12. इसमें क्या है? रिंग ना. और ये रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिया हमने MR square by 2, कैन आई से इट इज फॉर एन एक्सिस अलोंग डायमीटर. सो डायमीटर वाला केस है यहाँ पे. प्लस ये क्या है? कैन आई से दिस इज थिन रॉड ना, फॉर एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन. यस और नो? सो तभी आ रहा है ये सब. बोले यहां पे क्या हो रहा है? जब एक्सिस यहां से पास हो रहा है, सो कैन आई से दिस इज फॉर द रिंग ना, एंड इट इज स्टिल अलोंग द डायमीटर. सो क्या आ रहा है? MR square by 2. एंड कैन आई से नाउ इफ आई कंसिडर अ थिन रॉड हियर, यहां पे ऐसा पार्ट डिवाइड करे थिन रॉड लिया. सो अभी वो थिन रॉड के एक्सिस जो है वो थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. इट इज पासिंग अलोंग वन एंड. कैन आई से इट इज पासिंग अलोंग वन एंड. सो पासिंग अलोंग वन एंड के लिए बोलो ML square, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होता है? ML square by 3 ना. सो दिस इज फॉर थिन रॉड फॉर एन एक्सिस पासिंग अलोंग वन एंड. सो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे. बोलो रिंग के लिए अलोंग डायमीटर क्या होता है? MR square by 2 प्लस थिन रॉड के लिए अलोंग वन एंड क्या होता है? ML square by 3. सो आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके भी वही फाइंड आउट किया, आप डायरेक्ट करते फिर भी वही आता. सो ये हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. टू केसेस एंड दिस आर द टू केसेस. सो आई होप क्लास हॉलो सिलेंडर का जो केस है इट इज वेरी मच क्लियर विथ यू. यहाँ पे हम लोग K का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. सो बोले यहाँ पे अगर मैं K कंसिडर करूंगा, सो K विल बी वॉट? रूट ऑफ I by M. सो यहाँ पे अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सो बोले ये क्या हो जाएगा? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी M. यहाँ पे मैंने M कॉमन ले लिया. सो बोला अंदर क्या बचेगा? कैन आई से इट इज R square by 2 प्लस L square by 12 upon M. So this M will cancel out. So can I say this is going to be square root of R square by 2 plus L square by 12. ये किसका वैल्यू है? K का, for this particular condition. And K square by R square वो ठीक है. चलो वो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी ये K का वैल्यू याद रखो. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K. बोले यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी I नॉट ना. सो बोले यहाँ पे K क्या हो जाएगा? कैन ऐसे मैं डायरेक्ट लिया कर, ऐसा ही लिखना है ना हमको. सो K विल बी रूट ऑफ I by M. एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, आई विल गेट R square by 2 plus L square by 3. This will be the value of K. So these are the four cases which you have to understand for hollow cylinder. So class, जैसा hollow cylinder है वैसा ही solid cylinder होगा ना. So जो चार केस हमने hollow cylinder के लिए कंसिडर किया है, सेम वैसे ही 4 केसेस यू हैव टू कंसिडर फॉर सॉलिड सिलेंडर. सो जैसा हमने ये डिस्कस किया है ना, आप खुद से ट्राई कर सकते हो टू राइट डाउन फॉर सॉलिड सिलेंडर. सो यहाँ पे वीडियो पॉज करके यू ट्राई इट आउट फॉर सॉलिड सिलेंडर एंड आफ्टर दैट यू कैन वेरीफाई, यू कैन क्रॉस चेक कि आपके वैल्यूज वगैरह जो आपने कंसिडर किए है वो करेक्ट आ रहे कि नहीं. सो आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. सो नाउ क्लास टॉकिंग अबाउट सॉलिड सिलेंडर.
बोलो सबसे पहले केस में एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सेस। सो बोलो अब हॉलो सिलेंडर किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह उसका शेप एंड साइज है, किसकी तरह वो है, रिंग की तरह ना। बोलो सॉलिड सिलेंडर किसकी तरह होगा, हमने डिस्कस किया ही ये। कैन आई से इट इज सिमिलर टू अ डिस्क ना। सो सॉलिड सिलेंडर इज सिमिलर टू अ डिस्क, हॉलो सिलेंडर इज सिमिलर टू अ रिंग। बस ये अगर आपको याद होगा तो बाकी सब केसेस हो जाएगा। सो बोलो फॉर अ डिस्क when an axis passing through center of mass and perpendicular to plane of rotation, what is the moment of inertia? Can I say it is mr square by 2? It is mr square by 2, mr square by 2। अभी आपको याद होना चाहिए ये सब। सो बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा, m r square by 2 upon m. This m will cancel out, k is going to be r by root 2. This will be the value. K is equal to r by root 2. Next is बोलो यहाँ पे ये केस के लिए for an axis passing along tangent to the solid cylinder and perpendicular to plane of rotation, can I say this is going to be mr square by 2. So this becomes 3 by 2 mr square. So can I say now this will be root of 3 by 2 r and k square by r square will be what, 3 by 2. yes or no? So यहाँ पे भी k square by r square क्या होगा, 1 by 2। वो सब अभी आपको समझ में आना चाहिए। बोलो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रिंग यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, डिस्क ना, एंड द एक्सिस इज पासिंग अलोंग डायमीटर ऑफ द डिस्क। सो यहाँ पे रिंग के जगह पे कौन आ गया, डिस्क आ गया। सो बोलो डिस्क के लिए फॉर एन एक्सिस पासिंग अलोंग इट्स डायमीटर, the moment of inertia is mr square by 4 and not mr square by 2. So it is mr square by 4। रिंग के लिए क्या था, mr square by 2। डिस्क के लिए क्या होगा, mr square by 4। So instead of mr square by 2 you have written mr square by 4। So बोले यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r square by 4। This will be r square by 4। यही तो चेंजेस है बस, थिन रॉड तो सेम ही है। बोले यहाँ पे भी क्या होगा, जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे mr square by 2 के बदले क्या आएगा, mr square by 4। yes or no? So this will be mr square by 4 ऐसा। so यहाँ पे भी क्या होगा, r square by 4। so ये ऐसा होगा। so सिर्फ और सिर्फ जब आप हॉलो सिलेंडर से सॉलिड सिलेंडर में जाते हो, so जहाँ पे भी रिंग था वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्क, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्क, एंड उसके टर्म्स में सारे कैलकुलेशंस हो गए। सो दिस विल बी द टोटल कैलकुलेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर। सो वी आर डन विथ डिस्क, ring, thin rod, hollow sphere, solid cylinder and hollow cylinder। so जो मेजर पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज का, दैट इज डन। आई होप क्लास ये जो भी हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे, दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट इज लास्ट 3 केसेस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। so last 3 particular shapes are, first is rectangular lamina, second is square lamina, this is square lamina, third is triangular lamina, और यहाँ पे जो ट्राइंगल है इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो अब ये तीनों के लिए व्हाट विल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी लेमिना का मतलब क्या होगा, शीट की तरह, जैसे और नो प्लेट की तरह। सो दिस इज व्हाट, ऐसा अगर मैंने एग्जांपल लिया तो बोलो ये क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना है जिसका लेंथ एल है, ब्रेथ भी है। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को सेम कर दूँ सो कैन आई से इट बिकम्स अ स्क्वायर लेमिना। और अगर मैं इसको कट करता हूँ इन द शेप ऑफ ट्राइंगल, और अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सो कैन आई से इट इज अ ट्राइंगुलर लेमिना। सो हम 3 पर्टिकुलर शीट्स, 3 पर्टिकुलर प्लेट कंसिडर कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का और एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब ये तीनों प्लेट के लिए हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया है थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड जब वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है सो इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ, सॉरी इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। So axis of rotation is passing through center of mass and perpendicular to plane of rotation. Axis of rotation is passing through center of mass and perpendicular to plane of rotation. ये तीनों के लिए सेम केस है। सो अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अंडरस्टैंड करना। सो सी इन द फर्स्ट केस, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना वो देखो ऐसा होगा।
सो आई सी ना. नाउ क्लास इफ यू सी, बोलो कैन आई से यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये कॉम्बिनेशन देखो दो रॉड का ऐसा, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ ऐसा लाइक दिस, ऐसा और ऐसा कंसिडर किया मैंने ऐसा, यहाँ पे सेकेंड पार्ट यहाँ पे शो किया ऐसा लाइक दिस, ऐसा अगर मैं शो करता हूँ सेकेंड पार्ट को देखो दिस लाइक दिस, ऐसा अगर शो किया. सो ये पहला पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है. बोलो ये दोनों क्या है, रॉड है ना, ये दोनों क्या है, रॉड है. सो कंसिडर करते हो रॉड की तरह. सो अब अगर मैं इसको रॉड की तरह कंसिडर कर रहा हूँ तो देखो पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना ऐसा है, उसमें से एक रॉड मैंने ऐसा कंसिडर किया है ये जो है, और एक मैंने ऐसा कंसिडर किया है लाइक दिस. सो कैन आई से ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स ना, ऐसे रॉड्स है और ऐसे रॉड्स है, मिलके क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर लैमिना मिल रहा है. यस और नो, ये ऐसा भी है और ये ऐसा भी है, वो कंबाइन करके क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर लैमिना. सो कैन आई से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स ना. तो सिस्टम में कितने रॉड्स प्रेजेंट है, दो. बोलो सिस्टम दो रॉड से बना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना. इसके पहले हमने सॉलिड सिलेंडर वगैरह के भी देखा था कि बोलो जब सिस्टम में ऐसा दो तीन बॉडीज इन्वॉल्व होगा, सो अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम, बोलो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैन आई से जितनी भी बॉडीज इन्वॉल्व है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो हमको सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. ये मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में बताया था कि अगर सिस्टम में मल्टीपल बॉडीज है सो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, सबको ऐड करो, पूरे सिस्टम का मिल जाएगा. सो यहाँ पे भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कैन आई से ये रॉड का लेंथ कितना है, एल ना. सो ml²/12 दिख रहा है आपको. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से. अगर ये रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो रॉड के लिए भी ना प्लस क्या हो जाएगा, mb²/12. समझ में आ रहा है, आप याद रखना है अभी आपको ये. सो आई सी क्या होगा, कैन आई से इट इज m कॉमन, m/12 कॉमन, सो इट इज l² + b², ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. समझने का देखो मतलब ये रॉड था उसका खाली थिकनेस बढ़ा दिया ऐसा, ये रॉड था इसका थिकनेस बढ़ा दिया ऐसा. सो पूरा मिलके क्या बन रहा है, रॉड बन रहा है ऐसा, पूरा मिलके एक रेक्टेंगुलर लेमिना मिल रहा है. सॉरी, पूरा मिलके क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर लेमिना. सो आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. अभी नेक्स्ट अगर ये समझ गया तो सेकंड वाला अपने आप समझेगा. दिस इज ब्रेथ, तो आप इसको बी लिख सकते हो यहाँ पे, स्मॉल b². बोलो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ इक्वल हो गया ना. सो सेम ही होगा ना, सेम ही तो हुआ ये. सो बोलो इसमें क्या हो जाएगा, m/12. कैन आई से दिस विल बिकम l² + l² ओनली. सो बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा, ml²/6. इट इज ml²/6. तो यहाँ पे कितना है, m/12 × l² + b², और यहाँ पे कितना है, ml²/6. नेक्स्ट इज यहाँ पे बोलो थर्ड केस में क्या होगा, देखो अंडरस्टैंड करना. बोलो ये कैसा है, ट्रायंगुलर लेमिना है ना. सो सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब कहाँ से पास होगा, सेंट्रोइड से, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन. सो ये आपको याद रखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma²/6, ma²/6. अभी इसमें कुछ हम लोग कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा है, ये आपको याद रखना है. वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, वी आर नॉट डिराइविंग एनीथिंग. हमको कोई भी पर्टिकुलर बॉडी वगैरह के लिए डेरिवेशन नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है. ये हमने लॉजिकली निकाल दिए, नहीं तो अगर आपको लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहा है आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखो. यू रिमेंबर द वैल्यूज डायरेक्टली. समझ में आ रहा है क्या, ये वैल्यूज को डायरेक्टली याद करो, सो हो जाएगा. समझ में आ रहा है. सो दिस इज द वे इट विल बी. सो दिस विल बी m/12 × l² + b², ml²/6, ma²/6. सो याद रखने का सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन है रॉड्स का पूरा मिलकर रेक्टेंगल लैमिना मिल रहा है, ये मिलेगा हमको. सो आई होप ये जो भी हमने डिस्कस किया है दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. एंड विद दिस वी कंप्लीट ऑल द केसेस
ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। हमने हर एक पर्टिकुलर शेप जो पॉसिबल है चैप्टर में, जो भी हमारे सिलेबस के हिसाब से, जो भी हमारे एमसीक्यूज के हिसाब से, हमने सब फाइंड आउट कर लिया है। सो देर आर टोटल 25 केसेज, देर आर टोटल 25 केसेस रिगार्डिंग ऑल द बॉडीज। सो ये 25 केसेस के आपको 25 फॉर्मूले जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो आपको याद होने चाहिए। दैट यू शुड रिमेंबर। वो याद होगा सो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द एमसीक्यूज। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। सो पूरा एक बार रिवाइज करना, अच्छे से लिख लेना and complete it and try to understand it each and everything. And if you have any doubt you can ask me in the Zoom lecture. But I hope अभी के लिए हमने जो भी डिस्कस किया है यहाँ पे, it is all very much clear with you. Next is class, moving on to the next topic, that is moment of a characteristic. Now class, further we are going to study two important terms regarding rotational motion. First term is going to be torque. Torque क्या होता है? Torque is the cause of rotational motion. हम जब टॉर्क अप्लाई करते हैं बॉडी पे तो क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन। सेकेंड इज वी आर गोइंग टू स्टडी एंगुलर मोमेंटम। हम क्या स्टडी करेंगे? एंगुलर मोमेंटम। नाउ सी दिस टर्म एंगुलर मोमेंटम इज न्यू फॉर यू। आपने 11th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन में एक टर्म स्टडी किया, लीनियर मोमेंटम। तो जब भी लीनियर मोशन होगा तो कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम। वैसे ही यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। सो एंगुलर मोशन है ना, सो उससे रिलेटेड जो टर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। सो ऐसा आप रिलेट कर सकते हो, बट एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम इन डिटेल क्या होगा, वी नीड टू डिस्कस। सो क्लास पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब क्लास हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मोमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है इन फिजिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट? सो क्लास मोमेंट इज एबिलिटी और इफेक्ट ऑफ समथिंग। इट इज एबिलिटी और इफेक्ट ऑफ समथिंग। और वो एबिलिटी इफेक्ट किसका? एबिलिटी और इफेक्ट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में जब फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी का कितना इफेक्ट होता है, कितना एबिलिटी होता है कुछ करने का, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। सो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो, फोर्स ले लो, मास ले लो, मोमेंटम ले लो, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं। सो ये सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का एबिलिटी क्या है, इफेक्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। सब क्लास और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं इसको, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। सो इफ आई टेक एन एग्जांपल हियर, मान लो मैंने एक डोर का एग्जांपल लिया, दिस इज अ डोर। सो क्लास ये जो है यहां पे, इफ यू सी दिस हियर, ये क्या है? एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब क्लास यहां पे ये एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। हम ये एक्सेस ऑफ रोटेशन फॉर डोर को क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं ना। सो भी अंडरस्टैंड करते हैं मूवमेंट वर्ड का मतलब क्या होगा। और क्लास ये भी याद रखना कि मूवमेंट टर्म प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड different quantities, to understand different characteristic, to understand how is a rotational motion taking place. So एक rotational motion कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना अच्छे से। नाउ क्लास मूविंग ऑन, मान लो डोर से मैं रोटेशनल मोशन करवाना चाहता हूँ, आई वांट टू ओपन द डोर और क्लोज द डोर। सो मैं से रोटेशनल मोशन करवाना चाहता हूँ। सो बोलो जब मैं ये डोर से रोटेशनल मोशन करवाने का ट्राई करूँगा, मैं क्या अप्लाई करूँगा? फोर्स ना, आई विल अप्लाई वॉट? अ फोर्स। सो क्लास अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए। इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करके डोर को ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ, द पॉइंट विच इज क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो क्लास जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, सो आई कम टू नो कि यहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और जब मैं डोर ओपन करने का ट्राई करता हूँ, सो आई कम टू नो दैट कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, अ गुड अमाउंट ऑफ फोर्स। सो जब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया से 20 न्यूटन, सो जब एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया तब जाके डोर ओपन हुआ। सो व्हेन द पॉइंट इज नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
आई नीड टू अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ फोर्स टू ओपन द डोर. सो जब मैंने यहाँ पे ये डोर को ओपन किया तो मुझे 20 न्यूटन का फोर्स लगा. नेक्स्ट मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया. सो ये पॉइंट विच इज रिलेटिवली अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके ये डोर को ओपन करने का ट्राई करता हूँ, सो मुझे ये पता चलता है कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत छोटा फोर्स चाहिए. मतलब एक नॉर्मल फोर्स से भी काम हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मैंने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तब जाके डोर खुला. मैंने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया 5 न्यूटन, फिर भी डोर खुल गया. सो कैन आई से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 20, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 5. सो व्हाट डू आई कम टू नो, व्हेन द पॉइंट इज नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स ज्यादा चाहिए, व्हेन द पॉइंट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फोर्स कम चाहिए. यस और नो. सो ये 5 न्यूटन वाला फोर्स डोर को ओपन कर सकते हैं. अब प्लस आगे देखो हमने क्या सोचा, अंडरस्टैंड करना. बोलो हमने जब यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो डोर ओपन हो गया ना, और यहाँ पे कितना अप्लाई करना पड़ा 20 न्यूटन. बट अभी हमने क्या सोचा कि यहाँ पे 5 न्यूटन से ये डोर ओपन हो रहा है. सो यहाँ पे भी जब मैं 5 न्यूटन अप्लाई करूँगा तो डोर ओपन होना चाहिए. सो यहाँ पे मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया, फिर से 5 न्यूटन, और यहाँ पे भी कितना फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन. सो क्लास ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि जब यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ इसी की तरह तो डोर ओपन होता है. बट यहाँ पे जब 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूँगा ये डोर ओपन नहीं होता है. सो सेम फोर्स का इफेक्ट यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है. दोनों को कंपेयर करो. पहले मैंने डोर को ओपन करने का ट्राई किया. सो यहाँ पे जब मैं नियर बाय फोर्स लगा रहा था 20 न्यूटन लगा, दूर फोर्स लगा तो 5 न्यूटन लगा, दोनों में डोर ओपन हुआ. मैंने क्या सोचा 5 न्यूटन में यहाँ से अगर डोर ओपन हो सकता है, सो यहाँ पे भी अगर 5 न्यूटन अप्लाई करूँगा डोर ओपन होना चाहिए. लेट मी ट्राई. तो मैंने यहाँ पे ही 5 न्यूटन अप्लाई किया, यहाँ पे ही 5 न्यूटन अप्लाई किया. व्हाट डू आई ऑब्जर्व कि यहाँ पे 5 न्यूटन से सेम पॉइंट पे डोर ओपन होता है. बट यहाँ पे जब मैं 5 न्यूटन अप्लाई करता हूँ, व्हेन आई अप्लाई 5 न्यूटन हियर, द डोर इज नॉट ओपनिंग. सो दोनों फोर्स सेम है पर दोनों का इफेक्ट सेम है कि अलग अलग है. द इफेक्ट इज डिफरेंट. कैन आई से इफ आई कॉल दिस फर्स्ट फोर्स एंड इफ आई कॉल दिस सेकेंड फोर्स, सो कैन आई से इफेक्ट ऑफ 5 Newton on the second point is greater than effect of 5 Newton at the first point. Effect of 5 Newton at the second point is greater than effect of 5 Newton at the first point. Yes or no? और ये effect को ही हमने क्या बोला है, मोमेंट ना. So moment of 5 Newton at second point is greater than moment of 5 Newton at first point. अरे yes or no? So इफेक्ट ज़्यादा है, मोमेंट ज़्यादा है 5 न्यूटन का यहाँ पे, इससे डोर ओपन हो रहा है, यहाँ पे कम है. बट अब क्लास हमने ये फाइंड आउट करने का ट्राई किया कि यहाँ पे इसका इफेक्ट, इसका मोमेंट ज़्यादा क्यों है और यहाँ पे इसका इफेक्ट, इसका मोमेंट कम क्यों है. सो व्हाट डू वी कम टू नो कि यहाँ पे यू कैन सी कि ये दोनों फोर्स में विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन किसका डिफरेंस है. कैन आई से डिस्टेंस का ना. अरे ये 5 न्यूटन का तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये 5 न्यूटन का तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है. सो कैन आई से इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है. सो हमको यहाँ से क्या पता चलता है कि जो पर्टिकुलर फोर्स का डिस्टेंस ज़्यादा है उसका इफेक्ट ज़्यादा, उसका मोमेंट ज़्यादा, और जो पर्टिकुलर फोर्स का डिस्टेंस कम है उसका इफेक्ट कम, उसका मोमेंट कम. अरे yes or no, when I applied 5 Newton away at a particular larger distance as compared to this particular force, the effect is more ना. but यहाँ पे same force apply किया at a smaller distance, the effect is less. so effect is less, effect is more मतलब क्या, moment is less, moment is more ना. so what does moment depend on? It depends on distance ना. ये तो लॉजिकली समझ में आता है. आप डोर ओपन करने का ट्राई करते हो, आप यहाँ पे फोर्स नहीं खुलते हो तो आप दूर अप्लाई करते हो ना, तो इजीली खुल जाता है. आपने क्या बढ़ा दिया, डिस्टेंस ना. सो हमको क्या पता चल रहा है यहां पे कि मोमेंट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये मोमेंट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर. तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है.
और हमको ये पता चलता है कि जब ये डिपेंड करता है तो डिस्टेंस के साथ ये मूवमेंट का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा मूवमेंट, उतना ज़्यादा इफेक्ट, जितना कम डिस्टेंस उतना कम मूवमेंट, उतना कम इफेक्ट। अरे यस और नो, दिस इज व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मूवमेंट। सो मूवमेंट क्या है, इफेक्ट तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स है, तो फोर्स का इफेक्ट, ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मूवमेंट। और देखो अलग अलग आया ना, और वो अलग अलग क्यों आया, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। आप अलग अलग डिस्टेंस पे वो फोर्स को अप्लाई करोगे तो उसका मोमेंट अलग अलग आएगा, क्योंकि वो मोमेंट किस पे अप्लाई डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो सबका डिस्टेंस अलग अलग था ना, तो इफेक्ट भी कैसा आया, अलग अलग, मोमेंट भी कैसा आया, अलग अलग। सो मोमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो ये हमने किसका मोमेंट निकाला, मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे हम लोग किसका मोमेंट ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ मास। ऐसे हम लोग किसका मोमेंट ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ऐसे हर एक क्वांटिटी का हम मोमेंट ले सकते हैं। और बोलो वो मोमेंट हर एक क्वांटिटी का किस पे डिपेंड करेगा, उसके डिस्टेंस पे। उसके डिस्टेंस पे, हमने जो पॉइंट पे उसको अप्लाई किया है वो फिजिकल क्वांटिटी को, उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पे वो मोमेंट डिपेंड करेगा। और वो मोमेंट के टर्म्स में ये डिसाइड होगा कि रोटेशनल मोशन कैसा होगा। और ये मोमेंट और वो फिजिकल क्वांटिटी मिलके रोटेशनल मोशन का इफेक्ट देता है। बोलो ये फोर्स अप्लाई किया, सो फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी प्लस उसके साथ कौन मिल गया, मोमेंट ना, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके देखो क्या क्रिएट करेंगे, रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड द मोमेंट दैट इज द डिस्टेंस। ये दोनों मिलके कौन सा इफेक्ट देते हैं, रोटेशनल मोशन का। इसलिए रोटेशनल मोशन कहीं पे भी हो रहा है तो उसमें मोमेंट होगा ही होगा। फिजिकल क्वांटिटी जो भी इन्वॉल्व होगा उसके साथ उसका मोमेंट होगा ही होगा, तभी ही रोटेशनल मोशन बराबर से हो पाएगा, तभी रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। विदाउट मूवमेंट रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल। देखो ना, अगर मैं ये फोर्स को ये एक्सिस पे अप्लाई करता हूं, एक्सिस पे यहां पे अप्लाई करूंगा, अगर इफ आई अप्लाई इट हियर, बोलो मोमेंट दैट इज डिस्टेंस जीरो हो गया ना, तो डिस्टेंस जीरो हो गया तो मूवमेंट गया, मूवमेंट गया मतलब इफेक्ट गया, तो बोले रोटेशनल मोशन करेगा क्या, नो, बिकॉज ये तो फिक्स्ड है। तो क्या वो रोटेशनल मोशन करेगा, नो नो नो। सो मूवमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, मूवमेंट इन्वॉल्व होगा, तभी रोटेशनल मोशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो देखो ना, फोर्स है उसके साथ डिस्टेंस है, दोनों मिलके क्या क्रिएट कर रहा है, रोटेशनल मोशन। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे ऐसा मैंने सीसो का एग्जाम्पल लिया, ऐसा सीसो पता होगा ना आपको, ऐसा सीसो का एग्जाम्पल लिया। सो बोलो यहाँ पे एक मास होता है ऐसा, मास m1, यहाँ पे एक मास होगा ऐसा, मास m2। सो क्लास ये क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ना भाई, यस और नो। या तो ऐसा कंसिडर कर लिया कि वो कौन से प्लेन में घूमने वाला है, बराबर से एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम डिफाइन कर देता है उसका प्लेन वगैरह देख के। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग ले लिया, मान लो ऐसा घूमने वाला है, ऐसा ऊपर नीचे होगा ना, सो इट इज गोइंग टू मूव इन XY प्लेन, तो उसका एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलॉन्ग होगा, Z एक्सिस। चलो अभी हमने करेक्ट कर लिया इसको, तो Z एक्सिस के अलॉन्ग। तो बोलो एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये डिस्टेंस कितना होगा, R1। बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा, R2। और ये मास किधर अप्लाई हो रहा है, ऐसा ना, ये मास किधर अप्लाई हो रहा है, ऐसा। यस और नो, यस और नो। सो बोलो अभी क्या होगा, इफ आई से कि दोनों मास इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2, बट ये R1 और R2 इक्वल नहीं है। ऐसा कंसिडर कर रहा हो कि R2 इज ग्रेटर देन R1। सो बोलो जब ये मास इस पे रखेंगे, जब ये मास इस पे रखेंगे, तो ये सीसॉ क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, ऐसा। इट इज गोइंग टू रोटेट ना, टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है आपको। सो बोलो यहाँ पे if m1 is equal to m2 and r1 is not equal to r2 and r2 is greater than r1, सो बोलो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, मास। बोलो अगर ये रोटेशनल इफेक्ट देने वाला है, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, जो क्या होगा उसका मोमेंट ना। सो हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, मोमेंट ऑफ मास। और बोलो मोमेंट ऑफ मास विल बी व्हाट, मास इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कितना होगा यहाँ पे, कैन आई से वन विल बी m1 r1 एंड सेकेंड विल बी m2 r2 एंड कैन आई से m1 इज इक्वल टू m2 बट r2 इज ग्रेटर देन r1 ना। सो m2 r2 इज ग्रेटर देन m1 r1। सो मास इज द क्वांटिटी
and perpendicular distance is involved in the rotational motion, that is moment. So हमने क्या लिया, moment of mass, and यहां पे moment of mass लिया m1 का, यहां पे moment of mass लिया m2 का. तो बोलो दोनों मास इक्वल है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से दोनों का इफेक्ट सेम है, अलग अलग है. इट इज डिफरेंट ना. मूवमेंट कब आएगा, जब डिस्टेंस आएगा. डिस्टेंस मतलब क्या, इफेक्ट आ रहा है ना. सो बोलो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, m2 r2 का. किसका इफेक्ट कम होगा, m1 r1 का. सो बोलो ये नीचे जाएगा यहां से ऐसा, और ये ऊपर जाएगा यहां से ऐसा. ऐसा और नो, तो ऐसा जाएगा. ऐसा और नो, और क्या करेगा, रोटेट करेगा. सो देखो दोनों मास सेम था, बट दोनों का डिस्टेंस अलग अलग था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दोनों का इफेक्ट चेंज हो गया. इसका इफेक्ट ज़्यादा हो गया, इसका इफेक्ट कम हो गया. सो इसलिए मोमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रोटेशनल मोशन. और हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कैन आई से इट विल बी फिजिकल क्वांटिटी into perpendicular distance from axis of rotation. ये होगा फॉर्मूला. और ये मोमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या देगा, रोटेशनल इफेक्ट देगा. मोमेंट ऑफ अ फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क. मोमेंट ऑफ अ मास, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये सब मिलके क्या देने वाले हैं, ये सब मिलके हमको रोटेशनल मोशन देगा, रोटेशनल इफेक्ट देगा. और ये सब मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंट, इट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे. आई होप जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है. यस और नो. सो दिस इज व्हाट मोमेंट इज ऑल अबाउट. सो हमको एक एक करके हर एक मोमेंट का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी, हर एक कैरेक्टरिस्टिक का मोमेंट स्टडी करना है, और उसके लिए हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. नेक्स्ट क्लास वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज टॉकिंग अबाउट टॉर्क. सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मोमेंट ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज टॉर्क. Now this is a very important term. Now class, what is torque? So torque is cause of a rotational motion. हमने रोटेशनल मोशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट हमारे मन में ये सवाल आता होगा ना कि रोटेशनल मोशन करवाता कौन है, रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन. सो द आंसर इज टॉर्क. टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन. टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. यस और नो क्लास. सो अब ये टॉर्क क्या होता है ये हमको अंडरस्टैंड करना है. नाउ क्लास, टॉर्क इज डिनोटेड बाय टाउ, एंड टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. सो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, एबिलिटी ऑफ फोर्स. इफेक्ट और एबिलिटी ऑफ फोर्स फॉर व्हाट, टू क्रिएट अ रोटेशनल मोशन. टू क्रिएट वॉट, रोटेशनल मोशन. और क्लास अभी हमने डिस्कस किया था, बोले मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिजिकल क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ना. फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स ना. सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. बोलो मिलके क्या बनाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटेशनल मोशन. सो देखो जो क्वांटिटी रोटेशनल मोशन करवाता है दैट इज टॉर्क, वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे प्लस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर ये दोनों में से एक भी टर्म मिसिंग होगा, टॉर्क नहीं होगा. और अगर टॉर्क नहीं होगा, सो रोटेशनल मोशन इज नॉट एप्लीकेबल, रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल. सो टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे भी प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी. अगर दोनों में से एक भी टर्म नहीं है, रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल. सो फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके क्या बनाता है, टॉर्क, और उसकी वजह से क्या होता है, रोटेशनल मोशन. सो रोटेशनल मोशन करवाना है तो फोर्स भी इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है. विदाउट एनी वन टर्म रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल. सो इसीलिए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज मोमेंट. डू यू गेट माई पॉइंट? नेक्स्ट क्लास मूविंग ऑन. पहले थोड़ा सा एक एनालॉजी क्रिएट कर लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट लीनियर मोशन, so you know now for linear motion who is responsible? Can I say it is force ना. अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लीनियर मोशन करवाना है या तो उसके लीनियर मोशन को रोकना है, आप क्या अप्लाई करते हो, फोर्स. सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन. व्हाट इज कॉज ऑफ लीनियर मोशन, फोर्स. यू अप्लाई फोर्स. उसी तरीके से व्हेन आई टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन, टॉर्क.
तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है, वही काम टॉर्क किस में करता है? रोटेशनल मोशन में. सो एनालॉगस हुआ ना. सो टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स. फोर्स इन लीनियर मोशन एंड टॉर्क इन रोटेशनल मोशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन लीनियर मोशन, इन ट्रांसलेशनल मोशन हम किसको यूज करते हैं? फोर्स को. इन रोटेशनल मोशन हम किसको यूज करेंगे? टॉर्क को. तो जहां जहां पे फोर्स आता है रोटेशनल मोशन में, वहां वहां पे टॉर्क आएगा. सो टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स. समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं दिस पर्टिकुलर टॉर्क, इफ आई राइट हियर टॉर्क इज analogous to force. Are you getting my point? So in linear motion force, in rotation motion torque. तो उससे हम फॉर्मूला को रिलेट कर पाएंगे. I hope this is very much clear with you. Next is moving on class. अब अंडरस्टैंड करते हैं टॉर्क थोड़ा सा इन डिटेल. सो टॉर्क acting at a given point, torque acting at a given point, or torque acting on a particle. अब क्लास हमारा लॉजिक एकदम सिंपल है. अभी कितना टॉर्क एक रोटेटिंग बॉडी का होता है, क्या उसका फॉर्मूला वगैरह होगा, ये हमको डिराइव करना है. सो हमारा मेथोडोलॉजी बहुत सिंपल है. द मेथड विच वी आर गोइंग टू फॉलो इज वेरी सिंपल. पहले पार्टिकल के टर्म्स में बात करो. टॉक इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिकल. देन एक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है. सो वो एक पार्टिकल से हम किसका बात करेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, दैट इज बॉडी का. अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी और मेथोडोलॉजी को समझो. पहले किसका बात करो? पार्टिकल का. वो पार्टिकल के टर्म्स में टॉर्क वगैरह क्या होगा वो फाइंड आउट करो. फिर वो एक पार्टिकल से पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी करो एंड पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कितना टॉर्क होगा वो अंडरस्टैंड करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? टॉर्क एक्टिंग एट गिवन पॉइंट और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. सो मान लो क्लास में यहाँ पे एक ऐसा कोई भी रैंडम शेप ऑफ बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, this particular point is axis of rotation, ऐसा. सो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन और मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं. सो मान लो मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर बॉडी पे यहाँ पे कहीं यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ इस तरीके से. आई अप्लाई अ फोर्स हियर, ऐसा लेता थोड़ा सा लाइक दिस, ऐसा कंसिडर किया कि ये फोर्स अप्लाई किया. ऐसा मतलब क्या है कि एक बॉडी ऐसा, दिस इज अ बॉडी, ऐसा कंसिडर करो. सो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है. सो मैं कहीं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. सो पूरे बॉडी में से सिर्फ एक पार्टिकल को देखो, वो पार्टिकल पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स, टू क्रिएट व्हाट? रोटेशनल मोशन. सो मान लो ये वो पार्टिकल है, यहाँ पे ये वो पार्टिकल है, ये वो पॉइंट है जिसमें मैंने फोर्स अप्लाई किया है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट दिस पॉइंट बी पी, ऐसा. सो अब ये पॉइंट पे क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स. चलो अगर मैं ये पर्टिकुलर फोर्स को कनेक्ट कर दूं यहाँ पे, ये पर्टिकुलर फोर्स को कनेक्ट कर दूं यहाँ पे ऐसा, हियर लाइक दिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा. तो बोलो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी हियर. ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? आर बार. इतना ही डिस्टेंस है ये, इतना. ये तो सिर्फ मैंने एक्सटेंड किया. तो कहना ऐसे जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऐसा, और ये मैंने एक पोजीशन वेक्टर एक आर बार, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मैंने जब ज्वाइन किया तो दिस इज आर बार, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया. सो व्हाट डू आई फाइंड आउट कि ये जो फोर्स है और ये जो आर बार, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा. ये एंगल कितना है? थीटा. सो मान लो अगर मैं ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करता हूं, ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है ऐसा, यस और नो? सो ये क्या है? ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? आर बार, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
ऑफ द पॉइंट। बोलो अगर मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, सो बोलो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ना। फॉर सेकेंड डिस्क्राइब करता हूँ। बोलो मैंने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ली है, ये रिजिड बॉडी के लिए ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये मैंने रिजिड बॉडी का एक पॉइंट लिया, एक पार्टिकल लिया जिसमें मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स, और फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और यहाँ से मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये क्या ड्रॉ किया है, पोजीशन वेक्टर ना, जो विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बता रहा है उसका पोजीशन। और जब मैं ये पोजीशन का आर बार का एक्सटेंड करता हूं तो मुझे पता चलता है ये फोर्स और ये पोजीशन वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, कैन आई से। अब ये कैसा होगा, इधर परपेंडिकुलर ना ऐसा, सो कैन आई से अगर ये आर है तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा, यस और नो। तो कैन आई से ये वो फोर्स है और ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट से ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये फोर्स एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके क्या क्रिएट करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो देखो जब ये फोर्स, ये आर साइन थीटा, और ये जब फोर्स मिलके ऐसा कि ये आर साइन थीटा और ये फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। और इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशनल मोशन। देखो ये ऐसा अप्लाई हुआ, ये फोर्स ऐसा अप्लाई हुआ। सो देखो यहाँ पे जब ऐसा फोर्स अप्लाई करूंगा तो कैन ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा ना ऐसे। मतलब अगर ऐसा है, ऐसा यर लाइक दिस, सो अगर ऐसा पकड़ा हुआ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सो बोलो ये पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया ना ऐसा। सो देखो ये यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। सो बोलो अगर यहाँ पे मैं ऐसा फोर्स अप्लाई करता हूँ, सो बोलो क्या करेगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट देगा ना, क्या देगा, रोटेशनल मोशन। सो फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मिलता है तो क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट लाइक दिस। अगर ऐसा पकड़ा मैंने ऐसे, तो देखो यहाँ पे पकड़ा हुआ ऐसा, यहाँ पे, सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ऐसा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ऐसा, और मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। सो देखो ऐसा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन सा इफेक्ट देगा, टर्निंग इफेक्ट। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे अप्लाई होता है वो यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो बोलो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अप्लाई करूंगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो रेस्ट पे है ना, तो क्या टर्निंग इफेक्ट आएगा, नो। जब यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करूंगा तो कहना से आगे पीछे होगा, मतलब ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट घूमेगा अभी जब ऐसे एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखता है, वो बोलो मिल के क्या बनाएगा, टॉर्क बनाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स बनाएगा, जिसको ऐसे बॉडी घूमेगा। समझो ना, पकड़ा हुआ इधर ऐसा फोर्स तो करते घूमेगा ना ऐसा, इट विल गिव यू व्हाट, टर्निंग इफेक्ट। सो क्लास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी टॉर्क। सो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो बराबर है, बट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो देखो ये लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन है ना फोर्स का, ये लाइन के अलॉन्ग फोर्स है, और ये फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है जो किसके बीच में है, लाइन ऑफ एक्शन एंड द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बोलो यहाँ पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सो टॉर्क कितना है, कैन आई से इट इज एफ इंटू आर साइन थीटा। सो व्हाट इज टॉर्क, आर एफ साइन थीटा। बोलो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या होगा, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब क्लास देखो आपको और समझेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखो अभी ये कैसा है, वेक्टर है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ना। बोलो क्रॉस प्रोडक्ट का जब डायरेक्शन फाइंड आउट करता है, ये जो टॉर्क है यहाँ पे, ये क्या है, कहना ऐसे यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट है, सो कहना ऐसे टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे जब दो वेक्टर्स मिलके और एक वेक्टर बनाते हैं, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सो हमको और एक वेक्टर ही मिलने वाला है ना।
सो आर बार इज अ वेक्टर, एफ बार है ना, ये तो पोजीशन वेक्टर था ना, पोजीशन वेक्टर को रिजोल्व किया मैंने यहाँ पे आर साइन थीटा, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू निकाला ना आर साइन थीटा, उसका कंपोनेंट। सो ये क्या है, आर बार वेक्टर है, ये क्या है एफ बार फोर्स। बोलो दो वेक्टर मिलके, दो वेक्टर के बीच में क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, वेक्टर। सो यहाँ पे टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो दिस इज वॉट, दिस इज टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी। और बोलो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका डायरेक्शन वो कैसे फाइंड आउट करता है? कैन आई से आई फाइंड डायरेक्शन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल ना, या तो राइट हैंड पाम रूल ले लो जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो, या तो सिंपली राइट हैंड रूल। अरे जो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए आपने सीखा है। सो देखो अभी देखो टर्निंग इफेक्ट कैसे होगा, अंडरस्टैंड करना। सो बोलो ये क्या होगा, आर बार, ये क्या होगा एफ बार। तो देखो आर बार एफ बार, आर बार एफ बार, तो बोलो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? yes or no, it will be outwards, it will be what, outwards, yes or no, r bar f bar, r bar f bar, तो कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड। बोलो ये पॉइंट के अलोंग अगर ये ऐसा प्लेन है मेरे बॉडी का, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, ये प्लेन को परपेंडिकुलर ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है ना। सो देखो मेरा आर बार क्रॉस एफ बार, आर बार क्रॉस एफ बार, वो भी किसके अलोंग जा रहा है, एक्सिस के अलोंग। मतलब हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क ये कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर। कैसा है ये, एक्सियल वेक्टर। व्हाट इज टाउ बार, टाउ का फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा आ रहा है मतलब क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, ए बी साइन थीटा। सो आर एफ साइन थीटा इज व्हाट, आर बार क्रॉस एफ बार। सो व्हाट इज टाउ बार, आर बार क्रॉस एफ बार। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इफ आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन, बोलो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या है, राइट हैंड पाम रूल। और जब मैं राइट हैंड पाम रूल अप्लाई कर रहा हूं कि एक वेक्टर को पाम पे रखो, दूसरे को फिंगर्स पे रखो। सो आर बार को मैंने रखा यहां पे, इसको घुमाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना आर साइन थीटा, तो इसको लिया, इसको लिया। बोलो जब घुमाया तो कहां गया, अलोंग द एक्सिस, आउटवर्ड। सो इट इज एन एक्सियल वेक्टर। समझा? ये आर बार को नहीं लेना है भाई, ये आर बार को लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये वाले आर साइन थीटा को। सो आर बार इज व्हाट, आर साइन थीटा हियर। समझ में आ रहा है? सो आर साइन थीटा एंड फोर्स, बोलो कहां जा रहा है, अलोंग द एक्सिस। सो अगर उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, सो वो कौन सा वेक्टर हुआ, एक्सियल वेक्टर ना, यस और नो। और यहां पे वो कैसा जा रहा है, आउटवर्ड। तो या तो वो आउटवर्ड जा सकता है या तो वो इनवर्ड जा सकता है। बोलो अब ये अगर ऐसा जा रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा, सो जब दोनों वेक्टर अप्लाई होगा तो ये ऐसा जा रहा है, तो बोलो अगर ये अलोंग द एक्सिस तो ये घूमेगा ना, ऐसा ऐसा घूमेगा ना। मतलब अगर ये अलोंग द एक्सिस है आउटवर्ड, अलोंग द एक्सिस है इनवर्ड। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना। सो अलोंग द एक्सिस जब एक वेक्टर आउटवर्ड होता है तो उसका बॉडी कैसे घूमने वाला है, द बॉडी इज गोइंग टू गो एंटी क्लॉकवाइज। एंड इफ द वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, द बॉडी इज गोइंग टू गो क्लॉकवाइज, है ना। ओमेगा अल्फा वगैरह देखा है कि नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह कहां पे थे, अलोंग द एक्सिस। वो भी एक्सियल वेक्टर था। और वो एक्सियल वेक्टर क्या इंडिकेट करता था कि अगर ये दोनों एक्सिस के अलोंग है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑल, अगर वो अलोंग द एक्सिस है और अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बॉडी कैसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पे अगर 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 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो बॉडी वो मतलब जो पार्टिकल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो कौन से डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो वैसे ही यहां पे टाउ बार क्या है, एक्सियल वेक्टर है। सो एक्सियल वेक्टर होगा या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वो अलोंग दी एक्सिस है, तो अगर फिंगर को घुमाता हूं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि बॉडी कौन सा मोशन कर रहा है, इट इज गिविंग अ टर्निंग इफेक्ट ना। मतलब वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। मतलब वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन। सो देखो ऐसा, ये ऐसा आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पे अप्लाई हुआ, तो देखो ये जब अप्लाई होगा फोर्स ऐसा, तो कहना ऐसे बॉडी ऐसे रोटेट करेगा। और इसका टॉर्क ऐसा या तो इनवर्ड। बोलो टॉर्क आउटवर्ड या तो टॉर्क इनवर्ड। ये आउटवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अलोंग द एक्सिस इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट ये करता है कि जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, वो टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, इधर इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तभी ही उसका वेक्टर अलोंग द एक्सिस होता है। सो यहां पे अगर टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे
एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज कोई ना कोई घूम रहा है, और वो कौन घूम रहा है? बॉडी, मतलब वो क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। सो टॉर्क इज आउटवर्ड, तो देखो ना कैसे घूमेगा, टॉर्क इज आउटवर्ड, ये आर बार एफ बार, बोलो टॉर्क इज आउटवर्ड, कैसे घूम रहा है? इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये अंदर होगा तो कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी घूमने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वो जब बॉडी घूमेगा वो किसके वजह से घूमेगा? टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, और टाउ बार इज आर बार कॉस एफ बार। और torque is force into perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation. ये perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation, इसको हमने और एक नाम दिया है, this is also called as moment arm. This is also called as moment arm. समझ में आ रहा है क्लास? ये moment arm होगा। Are you getting my point? देखो आप इसको ना ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी यहां पे मैंने किसको रिजोल्व किया था? आर को ना। आई रिजोल्व आर बार, यस और नो? मैंने आर बार को रिजोल्व किया था। ये आर साइन थीटा, यहां पे आप ले लेते हैं आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा ने क्या दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स, दोनों मिलकर क्या दे? टॉर्क। और यहां पे टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। मान लो मैं ऐसा लेता कि ये मान लो एक्स और वाई एक्सिस है ऐसा, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस लाइक दिस। बोलो ये एक्स एंड वाई एक्सिस में मैं यहां पे ना, ये ओरिजिन है और यहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसा, ऐसा मान के चलो। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओरिजिन ऐसा अलोंग दी जेड एक्सिस, और यही ओरिजिन है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल पी, उसका पोजीशन वेक्टर है ऐसा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये है आर बार, ये क्या है? आर बार, यस और नो? मान लो ये पार्टिकल पी पे ऐसे फोर्स लग रहा है लाइक दिस, दिस इज द फोर्स, ऐसा मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। सो बोलो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं ये पोजीशन वेक्टर को यहां पे ऐसा, सो बोलो उनके बीच में एंगल थीटा बनेगा ऐसा। नाउ इंस्टेड ऑफ आर बार ये पोजीशन वेक्टर को रिजोल्व नहीं करता हूं मैं एफ को रिजोल्व करता हूं। आई एम गोइंग टू रिजोल्व एफ, तो बोलो ये क्या होगा? कैन आई से दिस विल बी वन ऑफ द कंपोनेंट? यहां पे ये एक कंपोनेंट होगा ऐसा like this is one of the component like this, and this is one of the component like this. ऐसा अगर ले लिया, थोड़ा सा बराबर करते थे इसको, so ऐसा ले लिया ऐसा like this, तो बोलो ये क्या होगा? this will be f sin theta and this will be f cos theta, yes or no? f sin theta, f cos theta and f sin theta is perpendicular to r bar, yes or no? So बोलो अब अगर मैं ये दोनों कंपोनेंट को देखता हूँ f cos theta and f sin theta, so बोलो पार्टिकल पे लगने वाला जो f sin theta है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मिलके अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे पकड़ के रखूँ और ये पार्टिकल है यहाँ पे ऐसा, बॉडी का एक पार्टिकल है ऐसे पकड़ के रखूँ, तो ये पार्टिकल ऐसे पकड़ा हुआ है बॉडी को, बोलो ये क्या है? आर बार, उस पर क्या लग रहा है? फोर्स ना। तो बोलो जब ये फोर्स ये पार्टिकल पे लगेगा तो कहना ऐसे घूमेगा ऐसा। सो जब ये एफ साइन थीटा ये डायरेक्शन में लगेगा आर बार के साथ ऐसा, तो कहना ऐसे वैसा घूमेगा लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। मैं ऐसा शो कर देता हूँ उसको लाइक दिस, ऐसे जाएगा ना वो ऐसा, यस और नो? वो ऐसे जाएगा, फिर वापस लगेगा, फिर वापस लगेगा, तो बोलो क्या दे रहा? टर्निंग इफेक्ट। सो देखो ये आर बार के साथ मिलके ये एफ साइन थीटा क्या करने वाला है? उसको घुमाएगा ना, क्या देगा? टर्निंग इफेक्ट। मतलब ये आर बार और एफ साइन थीटा मिलके एक ऐसा क्वांटिटी बनाता है, एक ऐसा इफेक्ट बनाता है, एक ऐसा मूवमेंट बनाता है, किसके टर्म्स में? फोर्स के टर्म्स में, दैट इज टॉर्क। जो कौन सा मोशन देता है? रोटेशनल मोशन। जो कौन सा इफेक्ट देता है? टर्निंग इफेक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्लास? सो देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या बनेगा? कैन आई से द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, यहाँ पे टाउ विल बी व्हाट? कैन आई से इट विल बी एफ साइन थीटा इनटू आर ना, ये एफ है और ये आर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, ये लिया एफ साइन थीटा लिया, तो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन है ना, और ये क्या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो ये आर और ये एफ साइन थीटा मिलकर क्या बनाएगा? टॉर्क, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। बोलो ये क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। सो टाउ बार क्या होगा? आर बार क्रॉस एफ बार। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट क्लास?
सो ये क्या होता है, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ये ऐसा होगा क्लास, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी। सो अगर मैं एक बॉडी कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, सो वो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके और ये फोर्स मिलके एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक मोमेंट प्रोड्यूस करता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, जो कौन सा इफेक्ट देता है, टर्निंग इफेक्ट, और उसी को हमने क्या कहा है, टॉर्क। सो व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो क्या देगा, टर्निंग इफेक्ट, जो क्या देगा, रोटेशनल मोशन। अगर फोर्स नहीं है या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, टर्निंग इफेक्ट, रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल। और फिर हमने जब फॉर्मूला लिखा तो हमको क्या पता चलता है कि टाउ इज आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा कब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। एंड व्हेन आई अप्लाई राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, एक वेक्टर को रखो कहाँ पे, पाम पे, दूसरे वेक्टर को फिंगर्स पे घुमाओ, है ना, फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर। देखो थंब किधर जा रहा है, तो जब हम लोग थंब को देखते हैं तो वो लोग किसके अलॉन्ग जाते हैं, एक्सिस। सो वो जो वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज टॉर्क, उसका डायरेक्शन भी किसके अलॉन्ग है, एक्सिस। सो अगर वो एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो कौन सा वेक्टर हुआ, एक्सियल वेक्टर। सो इट इज एन एक्सियल वेक्टर। और जब भी कोई भी एक्सियल वेक्टर होता है मतलब वो किससे रिलेटेड है, टर्निंग इफेक्ट से, एक घूमने वाले मोशन से। और बोलो घूमने वाला मोशन कौन सा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। यहाँ पे बॉडी है तो कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन। सो बोलो जब वो बाहर होगा तो कौन से डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन वाला है, घूमने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। जब वो अंदर होगा तो किधर जाएगा, क्लॉकवाइज। वैसे ही अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर करता हूँ इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ऐसा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ रोटेशन, ये उसका पोजीशन है। सो ये उसका पोजीशन वेक्टर है और ये उस पर लगने वाला फोर्स है। बोले फोर्स को जब मैं रिजॉल्व करता हूँ एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा, सो एफ साइन थीटा ये उसका लाइन ऑफ एक्शन और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बोलो फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एफ साइन थीटा मिलके मूवमेंट ऑफ फोर्स जनरेट करेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से कहना है से जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पे ये फोर्स लगेगा तो कहना है ऐसे जाएगा ना और घूमेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये ऐसे घूमेगा। तो बोले क्या दे रहा है, टर्निंग इफेक्ट दे रहा है, सर्कुलर मोशन दे रहा है, रोटेशनल मोशन दे रहा है, एंड इट इज रोटेटिंग। बोलो किसकी वजह से रोटेट हुआ, टॉर्क। और वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो जब भी आपको टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ मोमेंट दैट इज वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, दोनों मिलकर वो टर्निंग इफेक्ट में काम करता है। अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, अगर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो यहाँ पे रोटेशन मोशन पॉसिबल नहीं होगा। आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। ये हमने बात कर लिया इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। अभी हमको बात करना है इन टर्म्स ऑफ बॉडी, बट उसके पहले और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास अभी हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क का, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। बोलो अगर पार्टिकल है तो वो टॉर्क की वजह से पूरा बॉडी रोटेट करेगा, पर वो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इट विल क्रिएट अ सर्कुलर मोशन फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। पूरे बॉडी के लिए क्या होगा, रोटेशनल मोशन। सो बोले टाउ क्या था, आर एफ साइन थीटा। मान लो इफ थीटा बिटवीन आर एंड एफ इज 0 और 180, तो बोला साइन 0 साइन 180 0 ना, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। एंड इफ थीटा इज 90, कहने से टॉर्क क्या होगा, आर एफ ना, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, दिस इज मैक्सिमम टॉर्क विच इज आर एफ, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मिनिमम टॉर्क, है ना, है ही नहीं। सो दिस इज मिनिमम टॉर्क एंड दिस इज मैक्सिमम टॉर्क। मतलब देखो ये इंडिकेट क्या करता है, अंडरस्टैंड करना। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल हियर, अभी ये आई थिंक आपने लिख लिया। सो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ डोर का, सेम वही डोर का एग्जाम्पल लेता हूँ ऐसा। ऐसा अगर डोर का एग्जांपल ये मान लो, यहाँ पे उसका हैंडल है ऐसा, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे ऐसा हैंडल है। सो बोलो यहाँ पे अभी क्या होगा, कहना है ऐसे ये हैंडल का, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऐसा आर बार फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऐसा आर बार। हैंडल के ऊपर ही फोर्स अप्लाई करके खोलूंगा ना उसको। सो मान लो मैंने यहाँ पे ना फोर्स ऐसे अप्लाई कर दिया, लाइक दिस, ऐसे अप्लाई कर दिया, ऐसे अप्लाई कर दिया, है ना। मतलब डोर का हैंडल ऐसा था तो मैंने ऐसे अप्लाई किया फोर्स, ऐसे
इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं फोर्स को, और यहाँ पे मैं फोर्स को ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ लाइक दिस, मान लो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब वो परपेंडिकुलर है, ऐसे खोल रहा हूँ, समझो थोड़ा, मतलब ऐसा अगर कंसिडर किया तो अगर मैं उसको बराबर से शो करूँ तो ऐसा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई एम पुलिंग, ये ऐसे पुल कर रहा हूँ मैं उसको ऐसे, यस और नो। सो यहाँ पे फोर्स कैसा है, ऐसा है, या तो ऐसा है या तो ऐसा है, और यहाँ पे फोर्स कैसा है, इट इज ईदर इनवर्ड और आउटवर्ड। सो बोलो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 और 180, और यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 ना। सो देखो ना, अगर आप थोड़ा सोचोगे, सो बोलो अगर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ या तो ऐसे फोर्स अप्लाई करता हूँ हैंडल पे, ये डोर है, ये उसका हैंडल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करूँगा ऐसे ऑन द हैंडल, या तो ऐसे फोर्स अप्लाई करूँगा ऐसे ऑन द हैंडल, सो लाइक दिस, यहाँ पे एंगल कितना है, आर बार भी ऐसा है, एफ बार भी ऐसा, एंगल कितना है 0, सो पैरेलल, या तो लाइक दिस एंटी पैरेलल। बोलो डोर ओपन होगा क्या, विल द डोर ओपन, थोड़ा सोचो यार, नो ना, क्योंकि टॉर्क क्या बन रहा है 0, सो टॉर्क हियर इज 0, यस और नो, समझ में आ रहा है क्लास। नेक्स्ट क्लास, बोलो अगर थीटा 90 है, थीटा 90 है तो अगर मैं उसको खींचा खुल जाएगा, अगर उसको पुल किया तो पुश किया तो डोर ओपन होगा ना, इधर लाइक दिस, इधर लाइक दिस। बोलो आर बार एंड एफ बार दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, यस और नो, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। सो आप जो फोर्स अप्लाई करते हो और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आप जो फोर्स अप्लाई करते हो और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके बीच में अगर एंगल 90 बनता है, सो प्रॉपरली मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है, और उसको ऐसे डोर ओपन होगा, डोर क्लोज होगा, रोटेशनल मोशन हो सकेगा। बट अगर थीटा 0 है, थीटा 180 है, तो टॉर्क क्या आएगा 0, एंड रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल। सो कैन आई से आर इंपॉर्टेंट है, एफ इंपॉर्टेंट है, थीटा भी इंपॉर्टेंट है, और अगर थीटा 90 होगा सो टॉर्क मैक्सिमम आएगा और रोटेशनल मोशन होगा। यूजुअली हम जब भी एक फोर्स अप्लाई करते हैं एंड हम रोटेशनल मोशन करवाने का ट्राई करते हैं, सो हम एफ और आर के बीच में, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स, उसके बीच में एंगल हमेशा कितना रखते हैं 90, इसलिए हमारा टॉर्क हमेशा ऐसा ही होता है, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इसको रीड कैसे करोगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। सो जनरली हम क्या करते हैं, फोर्स और जो डिस्टेंस है उसके बीच में एंगल कितना रखते हैं 90, सो टॉर्क हमेशा ऐसा रहता है। डू यू गेट माई पॉइंट। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपने एग्जाम्पल लिया हैंड पंप का, सो कहना ऐसा, अगर ये अगर उसका एक्सिस है हैंड पंप का ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसा अगर ये उसका एक्सिस है लाइक दिस, और ये क्या है, वो पंप है ना, तो आप क्या करते हो, वो जो पंप का हैंडल होता है उसको पुश करते हो ना नीचे। अरे बाबा, अगर ये हैंड पंप है ऐसा, तो ये उसका हैंडल होगा ना ऐसा, वो हैंडल को हम क्या करते हैं, ऐसा नीचे पुश करते हैं, और उसको ऐसा पुश करेंगे सो वाटर बाहर आएगा ना। सो जब देखो मैं पुश कर रहा हूँ ऐसा, सो आई एम अप्लाइंग फोर्स लाइक दिस ना, मेरा फोर्स का डायरेक्शन ये है, सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस द फिक्स्ड। सो बोलो ये एफ बार और ये आर बार मिलके क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क, और वो जो हैंडल होता है वो घूमता है ना ऐसा, क्या करता है, रोटेशनल मोशन। सो एफ बार आर बार। सो याद रखो, फॉर रोटेशनल मोशन जब भी आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जो डिस्टेंस होगा उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90। सो आपका बराबर टॉर्क अप्लाई होगा, रोटेशनल मोशन होगा, यस और नो। सो दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर दिस, इस तरीके से वर्क करता है। सो आई होप ये जो भी हमने डिस्कस किया है दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। सो दिस इज अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एंड टॉर्क हमेशा हम जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स एंड द डिस्टेंस उनके बीच में एंगल कितना होगा 90, इसलिए हम क्या कहते हैं, फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस और नो, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। सो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टॉर्क। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्लास टॉकिंग अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। अब क्लास एक बॉडी क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन ना, और वो रोटेशन मोशन करवाने के लिए, रोटेशन मोशन को चेंज करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क। तो जब हम उस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो बॉडी पे कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रिजिड बॉडी, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो अंडरस्टैंड करना क्या होगा यहाँ पे, मान लो एक रिजिड बॉडी है, दिस इज द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन, आई एम डिराइविंग इट, ध्यान देना यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो बोलो जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन,
सो इफ आई कंसिडर पार्टिकल्स हियर, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा, मास m1, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा, मास m2, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा, मान लो मास mn, m1 m2 अप टू mn, मान लो इसका डिस्टेंस इज r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस rn। बोले हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एवरी पार्टिकल हियर इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यस और नो, हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो अभी जब हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सो अब मैं क्या करूंगा, बोलो अब मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करने वाला हूं, टॉर्क ना। सो मान लो इनिशियली ये रोटेट कर रहा था विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ω1, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ω1, और मैं अब इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, यस और नो, वो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मिलकर क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क ना। और बोलो टॉर्क जब ये बॉडी पे अप्लाई होगा तो उसका ओमेगा चेंज होगा ना। अरे मैंने क्या कहा, इनिशियली दिस पर्टिकुलर बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 with a constant angular velocity ω1. Now I apply a torque, that is I am going to apply a force with the perpendicular distance, force with the perpendicular distance, perpendicular distance के साथ मिलके क्या अप्लाई करेगा, टॉर्क, क्या बन जाएगा, टॉर्क। एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर टॉर्क, बोलो ये पर्टिकुलर बॉडी का जो रोटेशनल मोशन कर रहा है उसका ओमेगा चेंज होगा ना। सो इनिशियली उसका ओमेगा क्या था, ω1, अब क्या हो जाएगा, ω2। बोलो ω1 से ω2 अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, सो कैन आई से ओमेगा इज चेंजिंग एंड इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना। सो बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हम कहेंगे कि दिस पर्टिकुलर बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, यस और नो। सो क्लास यहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब बोलो जब एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, इस पे टॉर्क लग रहा है, इसका ओमेगा चेंज हो रहा है। सो अब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करो। कैन आई से जब यहाँ पे अगर ये बॉडी है और ये बॉडी के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा ये बॉडी के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉडी। सो कैन आई से हर एक पार्टिकल पे भी क्या लगेगा, फोर्स। ऑन एवरी पार्टिकल देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स ना। और जितना बॉडी का अल्फा चेंज, जितना बॉडी का अल्फा आएगा, जितना बॉडी का ओमेगा चेंज होगा, उतना हर एक पार्टिकल का भी होगा ना। अरे इफ द बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ω1, तो हर एक पार्टिकल का भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ω1। फिर हमने टॉर्क अप्लाई किया, हमने फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू दिस टॉर्क कैन आई से ओमेगा विल चेंज फ्रॉम ω1 टू ω2। सो पूरे बॉडी का ओमेगा चेंज हुआ फ्रॉम ω1 टू ω2। तो हर एक पार्टिकल का भी कहाँ से कहाँ चेंज होगा, फ्रॉम ω1 टू ω2, फ्रॉम ω1 टू ω2। मतलब हर एक पार्टिकल में क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ना, और वो क्या होगा, अल्फा। तो पूरे बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, अल्फा। सो हर एक पार्टिकल का भी कितना होगा, अल्फा। सो हर एक पार्टिकल का भी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा। डू यू गेट माई पॉइंट। बट क्लास ये टॉर्क बनता कैसे, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स ना। वी आर अप्लाइंग फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मिलकर टॉर्क बनेगा ना। सो याद रखो हमारा काम क्या है, हमेशा फोर्स अप्लाई करना। सो मैं तो ये बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहा हूं, फोर्स। सो बोलो हर एक पार्टिकल पे भी क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स और पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलके क्या बनाएगा, टॉर्क। और वो टॉर्क के वजह से उसका ओमेगा चेंज होगा, उसके रोटेशनल मोशन में चेंज आएगा। सो याद रखने का हमारा काम क्या है, हमारा काम है फोर्स अप्लाई करना। वो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मिलके क्या बन जाता है, टॉर्क। सो मैंने यहां पे क्या अप्लाई किया है, फोर्स। सो बोलो हर एक पार्टिकल में भी क्या लगेगा, फोर्स। और वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स ऐसा होगा, लाइक दिस। इस पे लगा फोर्स F1, इस पे लगा फोर्स F2, इस पे लगने वाला है फोर्स Fn। सर आपने तो एक ही फोर्स अप्लाई किया, हर एक पार्टिकल पे अलग अलग कैसे फोर्स लग रहा है। मैंने तो एक ही फोर्स अप्लाई किया ना, F।
बट मैंने यहाँ पे हर एक पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगाया है, मतलब हर एक पार्टिकल पे फोर्स कैसे दिखा है, अलग अलग ना। सो अंडरस्टैंड हाउ द फोर्स इज डिफरेंट, अभी आपको पता चलेगा वो। मान लो हर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स होगा अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये जो फोर्स होगा ये हमेशा कैसा होगा, कैन आई से इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस ना ऑफ दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सो ये पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो वो क्या है, R1 R2 Rn। तो ये जो फोर्स उस पर लग रहा है वो हमेशा ये डिस्टेंस को कैसा होगा, परपेंडिकुलर। सो ये कैसा है, ये रेडियस है, रेडियल है ना, और उसको ये परपेंडिकुलर है, तो बोलो ये फोर्स कैसा हुआ, टेंजेंशियल। ये फोर्स कैसा हुआ, टेंजेंशियल। बोलो सर्कुलर मोशन में कितने फोर्स इन्वॉल्व होता है, वन इज सेंट्रीपिटल एंड सेकंड इज टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल फोर्स हम नहीं अप्लाई कर सकते ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तो डिफरेंट एजेंट होते हैं, वो तो अपने आप काम करता है। बोलो हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियल। तो जब भी हमको टॉर्क क्रिएट करना होता है, सो हम हमेशा कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियल। अरे यस और नो, वी ऑलवेज अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स टू क्रिएट द टॉर्क। तो देखो ना भाई, अगर ये बॉडी है तो देखो मेरा फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल। देखो ना पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा ना, तो फोर्स उस पर कैसा लग रहा है, टेंजेंशियल। तो ये उसका डिस्टेंस है और मेरा फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल। सो माई फोर्स इज लाइक दिस एंड दिस इज द आर ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरा फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल। अरे सेंट्रीपिटल क्या होता है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ना। अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ऐसा जाता, मेरा फोर्स ऐसे लगा तो ऐसे जा रहा है ना अलोंग द पार्टिकल। सो ये पार्टिकल के साथ क्या बना रहा है, टेंजेंट। यस और नो। अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो ये बॉडी के साथ क्या बना रहा है, टेंजेंट। सो द फोर्स आई अप्लाई एक्सटर्नली इज सेंट्रीपिटल or tangential, it is always tangential. And this tangential force creates what? This tangential force creates the torque. So torque कौन सा फोर्स क्रिएट करता है, सेंट्रीपिटल के टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल फोर्स हमेशा जो उसका डिस्टेंस होगा उसको कैसा होगा, परपेंडिकुलर। सो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये R, बोला एंगल कितना है, 90। Yes or no? So this will be force into perpendicular distance, force into perpendicular distance, force into perpendicular distance. So बोलो हर एक पार्टिकल पे क्या अप्लाई होगा, टॉर्क। तो पूरे बॉडी पे भी क्या अप्लाई होगा, टॉर्क। एंड दिस बॉडी विल शो अ चेंज इन रोटेशनल मोशन, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, अल्फा। डू यू गेट माई पॉइंट? ये सब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। वन सेकेंड आई विल डिस्क्राइब। ये मैंने एक रोटेटिंग बॉडी लिया है, बोलो रोटेटिंग बॉडी एक रोटेशनल मोशन कर रहा था विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ω1। मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, एक टेंजेंशियल फोर्स। इन सर्कुलर मोशन देयर आर टू फोर्सेस, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। हम एक्सटर्नली क्या अप्लाई कर सकते हैं, टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल हम थोड़ी अप्लाई करते हैं, सेंट्रीपिटल के जो डिफरेंट मॉनिटर्स होता है ना। सो हम क्या अप्लाई करते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। सो हर एक पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स। और ये टेंजेंशियल फोर्स हर एक के डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसा है, परपेंडिकुलर है। यस और नो? तो हर एक पार्टिकल पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। बोलो ये टेंजेंशियल फोर्स और ये जो डिस्टेंस है उनके बीच में एंगल कितना है, 90। बोलो ये फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलकर क्या बनाएगा, टॉर्क। सो हर एक पार्टिकल पे क्या लगेगा, टॉर्क। तो पूरे बॉडी पे भी क्या लगेगा, टॉर्क, जिसकी वजह से इसका ओमेगा चेंज हो जाएगा फ्रॉम ω1 टू ω2, और क्या आ जाएगा, अल्फा। दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द वे टॉर्क इज अप्लाइड। अरे ऐसा और नो, एक बॉडी पे टॉर्क ऐसे एक्ट करता है पार्टिकल के टर्म्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो टॉर्क कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट याद रखो, फोर्स हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल। और अगर ये पार्टिकल को टेंजेंशियल लग रहा है तो ये डिस्टेंस कैसा है, रेडियल ना, और ये कैसा, टेंजेंशियल और रेडियल टर्म्स के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90। सो हमको यहाँ पे क्या पता चलता है, बोलो हर एक पार्टिकल, व्हाट डू वी कम टू नो हियर, एवरी पार्टिकल हियर इज परफॉर्मिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन ना। सो हम क्या कहते हैं, फॉर सर्कुलर मोशन एंगल बिटवीन R and F is 90, बराबर है। तो टॉर्क कैसा होगा, मैक्सिमम ना, RF sin थीटा। यस और नो, RF sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सो टॉर्क क्या होता है हर एक पार्टिकल पे, RF sin थीटा। बोलो थीटा कितना है, 90। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, RF। सो हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क, सर्कुलर मोशन क्या करता है, सर्कुलर मोशन कौन करता है, पार्टिकल ना। पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए एंगल बिटवीन R एंड F कितना होगा, 90। तो याद रखो, जब भी बॉडी रोटेट करता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है,
और ये पार्टिकल्स पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और जब भी टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार कितना होगा 90. सो फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, फॉर एवरी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज ऑलवेज 90. सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज आर इंटू एफ. ये होगा आर इंटू एफ, दैट इज मैक्सिमम टॉर्क. समझ में आ रहा है क्या क्लास यहाँ पे क्या हो रहा है? सो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, हर एक पार्टिकल पे भी लगा. चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट बोलो, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हर एक पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा ना. अरे टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना. सो फॉर एवरी पार्टिकल tangential acceleration is given by, बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? AT इज R इंटू अल्फा ना. सो A1 बोलो पहले पार्टिकल के लिए क्या होगा? R1 अल्फा. हर एक पार्टिकल का, पूरे बॉडी का अल्फा, पूरे बॉडी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना अल्फा ना. तो बोलो हर एक पार्टिकल का भी क्या होगा? अल्फा. एंगुलर टर्म सेम रहता है हर एक पार्टिकल का. बोलो A2 क्या होगा? R2 अल्फा. अप टू AN क्या होगा? Rn अल्फा. तो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स फॉर एवरी पार्टिकल. बोलो इसी तरीके से हर एक पार्टिकल के लिए टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? फोर्स फॉर एवरी पार्टिकल. सो बोलो क्या हो जाएगा? F क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ना. सो टेंजेंशियल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कैसा टेंजेंशियल है. सो बोला F1 क्या होगा? M1 A1, that is what? M1 R1 alpha. What is F2? M2 R2 alpha. What will be Fn? Mn Rn alpha. ये होगा इस तरीके से. समझ में आ रहा है क्या? सो अभी देखो ना, आपने तो एक ही फोर्स लगाया, बट हर एक पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगा? सेम क्या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा होगा? अलग अलग. क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग अलग है? क्योंकि उसका डिस्टेंस अलग अलग है. आर अलग अलग होगा ना. व्हाट इज ए? आर अल्फा. सबके लिए अल्फा सेम है, बट आर इज डिफरेंट. R is different, so tangential acceleration for every particle is different. Tangential acceleration is different, so tangential force for every particle is different. समझ में आ रहा है क्लास? बोलो अब नेक्स्ट इज थर्ड हमको फाइंड आउट करना है. बोलो ये हमने क्या फाइंड आउट किया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स. बोलो अभी हमको फाइंड आउट करना है टॉर्क ऑन एवरी पार्टिकल. बोलो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन था, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कितना एंगल है? 90. व्हाट इज टॉर्क? RF साइन थीटा. बोलो थीटा कितना है? 90. सो हर एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है कहीं पे भी, उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है? R इंटू एफ. सो कैन आई से पहले पार्टिकल पे कितना होगा? R1 F1. बोलो कितना हो जाएगा? कैन आई से F1 को सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर अल्फा. तो बोलो टाउ टू क्या होगा? M2 R2 स्क्वायर अल्फा. ऐसे टाउ n क्या होगा? Mn Rn स्क्वायर अल्फा. बोलो व्हाट विल बी द, अभी नेक्स्ट बोलो ये हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क मिल गया. बोलो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगा? ना ऐसे नेट टॉर्क ना. अरे अगर आप देखोगे तो अभी सबका टॉर्क एक ही डायरेक्शन में तो है. ये टॉर्क भी ऐसा है, ये टॉर्क भी ऐसा है, ये टॉर्क भी ऐसा है. यस और नो? तो सारे टॉर्क एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो बॉडी एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना. सो नेट टॉर्क हमेशा कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अरे नेट फोर्स हमेशा कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्स को क्यों लेने का? ऐड करने का ना. सो आई वांट टू फाइंड आउट नेट टॉर्क एंड एवरी टॉर्क इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ना यार. सो इट विल बी नेट टॉर्क एडिशन ऑफ ऑल द टॉर्क ना. सो टाउ 1 प्लस टाउ 2 ऐसा टाउ n. वन सेकेंड देखो, मैंने नेट टॉर्क सबके टॉर्क को ऐड क्यों किया है? हर एक पार्टिकल के टॉर्क को ऐड कर दिया है.
अरे क्योंकि सबके टॉर्क एक ही डायरेक्शन में, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, सो एवरी टॉर्क इज इन द सेम डायरेक्शन ना। देखो ना, इसके टॉर्क का डायरेक्शन निकालो तो क्या होगा, R1F1 आउटवर्ड, R2F2 आउटवर्ड, RNFN आउटवर्ड, तो सबका डायरेक्शन सेम ही है, तो सबका टॉर्क क्या होगा, ऐड होगा। एवरी टॉर्क इज गोइंग टू बी एडेड ना, बिकॉज एवरी टॉर्क हैज द सेम डायरेक्शन। सो बोलो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क विल बी, बोलो टाउ1 कितना है, m1r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 mn/rn स्क्वायर अल्फा। सो बोलो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन, बोलो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/rn स्क्वायर। तो बोलो ये m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/rn स्क्वायर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम ऑफ द बॉडी ना। So this will be I alpha, and what is this I of the given body into alpha. So tau is I alpha. So एक रोटेटिंग बॉडी पे लगने वाला टॉर्क कितना होता है, I alpha. So याद रखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी I alpha, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी I alpha. Do you get my point? डेरिवेशन ऐसा होगा, पहले हमने हर एक पार्टिकल क्या निकाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर हर एक पार्टिकल क्या निकाला, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि लगने वाला फोर्स कौन सा, टेंजेंशियल। हर एक पार्टिकल क्या निकाला, टॉर्क एक्टिंग ऑन एवरी पार्टिकल, फिर नेट टॉर्क। सो पूरे बॉडी का टॉर्क मिल गया, दैट इज आई अल्फा। सो अगर मैं यहाँ पे एनालॉगी क्रिएट करता हूँ, सो बोलो क्या होगा यहाँ पे एनालॉगी, कैन आई से फॉर लीनियर मोशन, बोलो व्हाट इज एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन ना। सो बोलो रोटेशनल मोशन के लिए क्या आएगा, अभी आपको समझना चाहिए, ये थोड़ा सा खुद से भी लिख सकते हो, पॉज करके खुद से लिखो। सो बोलो फोर्स के यहाँ पे कौन जाएगा, टॉर्क है ना, एनालॉगी, मास का एनालॉगी यहाँ पे कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन लीनियर एक्शन कौन है, अल्फा। सो लाइक दिस इज द एनालॉगी बिटवीन देम। सो दिस इज द डेरिवेशन। बोलो आप और एक तरीके से एक्सेल बता सकते हो उसको, बोलो टाउ क्या है, आई अल्फा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अल्फा कैसे है, वेक्टर है ना। सो टाउ, ये टाउ भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। बोलो अल्फा एक कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, और टाउ क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सियल। ये तो हमने पहले भी कहा है ना। सो इट्स एन एक्सियल वेक्टर। सो ये याद रख सकते हो आप ऐसा। सो इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर, द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। सो क्लास 3 चीज़ें याद रखना है। बोलो एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क कितना होता है, RF साइन थीटा, और अगर वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो F और R के बीच में एंगल हमेशा कितना होता है, 90, क्योंकि फोर्स हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल। व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो फोर्स हमेशा कैसा होगा, टेंजेंशियल। डिस्टेंस कैसा होगा, रेडियल, एंगल कितना होगा, 90। सो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, RF, और पूरे बॉडी पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा। सो जनरल फॉर्मूला क्या है, RF साइन थीटा, वेयर R साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and the axis of rotation, and F is the force. But if the angle between force and the perpendicular distance, that is the distance from the axis of rotation, if the angle between the force and the distance from the axis of rotation is 90, so sin 90 will be 1, torque क्या होगा, force into distance, है ना। तो R sin theta भी perpendicular distance ही है, R भी क्या है, perpendicular distance ही है। एंगल कितना बना रहा है फोर्स के साथ, 90। एंड बोलो F और R के बीच में एंगल 90 किसके लिए होता है, सर्कुलर मोशन के लिए। और जब एक बॉडी रोटेट करता है उस पर टॉर्क कितना होता है, अल्फा। इससे क्या पता चलता है, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर। एम आई क्लियर विद दिस? आई होप ये जो भी हमने डिस्कशन किया अबाउट टॉर्क